अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात भारतीय वायुसेना की, जो पहली बार बिहार में एयर शो करने वाली है। ये एयर शो पटना के जेपी गंगा पथ पर शौर्य दिवस के मौके पर कल सुबह आयोजित किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इन्हीं तैयारियों के तहत एयर शो के मेन इवेंट से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और 9 फाइटर जेट्स ने एक साथ हवाई करतब दिखाए। फाइटर जेट्स की गर्जना, इसके बाद सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के एक से बढ़कर एक हवाई करतब और फिर वायुसेना की पैराग्लाइडिंग टीम का तिरंगे के साथ शानदार प्रदर्शन। एक्शन और रोमांच से भरपूर ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से आई हैं, जहां पहली बार वायुसेना का एयर शो होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां करीब पूरी कर ली गई है। इन्हीं तैयारियों के तहत आज जेपी गंगा पथ के ऊपर एयरफोर्स की टीम ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया, जिसमें शौर्य दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को परखा गया। इसी दौरान 1500 फीट की ऊंचाई पर लड़ाकू विमानों ने हैरत अंगेज करतब करके दिखाए और फिर सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने भी आसमान में अपना दमखम दिखाकर लोगों को रोमांच से भर दिया। हम पटना के मरीन ड्राइव पर मौजूद है, जहां पर देखिए इस भीषण गर्मी के बीच जो पटना के लोग हैं वो पटना में हो रहे सालों बाद इस एयर शो को देखने के लिए देखिए किस तरीके से इस भीषण गर्मी में लोग दूर दूर से आए हैं और छांव देखकर लोग खड़े हैं, लेकिन एयर शो जो है वो देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, विजुअल्स के माध्यम से आप देखिए किस तरीके से हवा में लड़ाकू विमान किस तरीके से कर्तव्य दिखा रहे हैं और पटना उसको देखने के लिए पटना के अलग अलग इलाकों से आए हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से, ये देखिए किस तरह से 9 लड़ाकू विमान जो है वो आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। किस तरह से देखिए यहाँ पर ये तमाम जो लड़ाकू विमान है वो कर्तव्य दिखा रहे हैं। इस एयर शो की खास बात यह है कि ये स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह को समर्पित है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भोजपुर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का नेतृत्व किया था। बाबू वीर कुंवर सिंह की ब्रिटिश सैनिकों पर जीत का जश्न मनाने के लिए 23 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। इसी वजह से एयर शो के लिए 23 अप्रैल का दिन चुना गया। इस एयर शो में प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, जिनकी मौजूदगी में वायुसेना की टीम पटना के आसमान में अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करेगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है टू बी अ पार्ट ऑफ सूर्य किरण एरोबैटिक टीम एंड और भी अच्छा लग रहा है टू परफॉर्म ओवर पटना फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारा मनोवर्स 2 फेस में डिवाइड होता है, कॉम्पोजिट एंड सिंक्रो। जब 9 के 9 जहाज साथ में उड़ते हैं उसको कॉम्पोजिट कहला जाता है एंड थोड़ी देर बाद दे स्प्लिट इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स, उसको सिंक्रो फेस कहला जाता है। थोड़ा डिटेल में बताइए, कितने विमान इसमें शामिल होंगे, कितने पायलट्स इसमें, आप लोगों की पूरी टीम, कितने लोग लग रहे हैं? ओके, तो कल जो भी ये शो देखने आएंगे वो देखेंगे कि किस प्रकार 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 9 फाइटर जेट्स आसमान में दिखाई देंगे। और ये फाइटर जेट्स इतनी करीब उड़ान भर रहे होंगे, 5 मीटर से भी कम की दूरी पर ये उड़ान भरने की प्रैक्टिस रखते हैं। इतनी कम दूरी पर उड़ान भरते हुए आप देखेंगे कैसे ये 9 के 9 फाइटर जेट्स एक साथ उड़ेंगे और शो के बीच में ये फिर अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग दिशाओं से हमारी ऑडियंस की तरफ आएंगे, बहुत ही तेज़ गति पे और बहुत ही कम हाइट पर उड़ान भरते हुए, और ये दिखलाएंगे बहुत ही हैरत अंगेज कर देने वाले मैनूवर। जानकारी के मुताबिक जेपी गंगा पथ पर होने वाला ये एयर शो करीब 1 घंटे का होगा, जिसे देखते हुए जेपी गंगा पथ के इलाके को 3 घंटे के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया और सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पटना एयरपोर्ट पर यात्री विमानों की भी आवाजाही नहीं होगी। इतना ही नहीं, ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयर शो की तैयारियों को लेकर आज सौटी पूरी की गई है और ये पूरा स्ट्रेच जहां इस वक्त हम खड़े हैं, सहयोगी नदीम से कहेंगे दिखाएं, ये गंगा का बेसिन वाला इलाका है, दियारा का इलाका जो कहते हैं, और इसी के ऊपर आसमान में जो
कल एयर शो का पहला चरण है वो देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये मुख्य मंच भी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 23 अप्रैल को यहाँ पहुँचेंगे। इस एयर शो को बिहार में कराने के पीछे मकसद युवा पीढ़ी को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। इसी वजह से इस शो को देखने का मौका स्कूल कॉलेज के छात्रों को भी मिलेगा, ताकि छात्रों को करीब से वायुसेना की कार्यशैली, अनुशासन और सामरिक क्षमताओं के बारे में जानने का मौका मिल सके। कल शौर्य दिवस है और ये बहुत ही गर्व की बात है कि इस तरह का जो शौर्य और कौशल है भारतीय वायुसेना का कल हमें यहाँ पटना के आसमान में देखने को मिलेगा। तो सबसे यही निवेदन है कि स्पेशली बच्चे और जो नौजवान हैं यहाँ बिहार के, वो ज़रूर आएँ और इसे देखें और प्रेरित हो कि वो भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सके और देखें किस प्रकार से हमारे पायलट्स कड़ी मेहनत के बाद इस एयर शो के लिए तैयार हुए। बिहार में पहली बार हो रहे इस एयर शो को लेकर लोगों में जिस तरह का उत्साह आज दिखाई दिया, उससे उम्मीद यही जताई जा रही है कि सुबह होने वाले कार्यक्रम के दौरान लोगों की अच्छी खासी भीड़ जेपी गंगा पथ पर नजर आ सकती है। पटना से अनिकेत कुमार और शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की, जिनकी 4 दिनों की भारत यात्रा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन जेडी वेंस ने परिवार संग राजस्थानी कला और संस्कृति को करीब से देखा, उसे महसूस किया। तय कार्यक्रम के मुताबिक वो सुबह परिवार के साथ आमेर फोर्ट देखने पहुंचे, जहां विदेशी मेहमानों का राजसी अंदाज में स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति दिल्ली के बाद जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार संग जयपुर पहुंचे तो वहां भी एयरपोर्ट से लेकर आमेर फोर्ट तक मेहमानों का स्वागत देखते ही बना। तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह सबसे पहले जेडी वेंस, पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों के साथ आमेर फोर्ट पहुंचे, जहां आमेर फोर्ट के जलेब चौक पर 2 हाथियों चंदा और पुष्पा ने मेहमानों का शाही अंदाज में स्वागत किया। इस मौके पर राजस्थानी लोक कलाकारों ने भी विदेशी मेहमानों के स्वागत में कच्ची घोड़ी, घूमर और काल बेलिया डांस किया, जो जेडी वेंस और उनके परिवार को बहुत पसंद आया। इस दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने परिवार संग फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वेंस के परिवार से मुलाकात की। जयपुर में एक बहुत ही शानदार स्टे का लोकेशन है, 7 स्टार होटल है। वहां से होते हुए आमेर के किले पे जेडी वेंस का परिवार पहुंचा है और इस पूरे रास्ते में भी सिक्योरिटी बहुत डिटेल्ड रही है। आप देखेंगे कि आमेर के किले का ये रूट क्यों तय किया गया, क्योंकि वहां पे आपको हवा महल से लेके जल महल और फिर जो लेक है वो सब कुछ देखने को मिलता है। आमेर का किला हिल टॉप पे लोकेटेड है। आसपास में जिस तरह से तालाब है और जो व्यू है वो बहुत मैजेस्टिक है। जेडी वेंस अपने परिवार के साथ आमेर फोर्ट में करीब 1.5 घंटे रुके। इस दौरान उन्होंने संगमरमर और पीले पत्थर से बने इस आमेर फोर्ट में मौजूद दीवाने आम, गणेश पोल और मान सिंह महल देखा। साथ ही वेंस परिवार ने विश्व प्रसिद्ध शीश महल भी देखा। राजस्थान की कला, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के नज़ारे अपने आप में एक अनूठा संगम पेश करते हैं और उसी संगम का जो लुत्फ है वो राजस्थान में आने के बाद अमेरिकन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उठा रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस, जो कि भारतीय मूल की हैं, वो हैं। और इस समय मेरे पीछे जो ऐतिहासिक आमेर किला है, जो कि 1700 ईस्वी में बना था।
इस दौरान आमिर फोर्ट से जुड़ा इतिहास बताने के लिए गाइड महेश शर्मा अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनके परिवार के साथ मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि जेडी वेंस और उनके परिवार को न सिर्फ राजस्थानी कला संस्कृति का ये रंग बहुत पसंद आया, बल्कि इतिहास ने भी बहुत प्रभावित किया। देखिए, एक छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ कि जब आमिर पैलेस के अंदर में जब दीवान आम में वो एंटर हुए और दीवान आम से जब उन्होंने जलेब चौक का जब नज़ारा देखा, तो जलेब चौक का जब नज़ारा उन्होंने देखा तो उन्हें वो नज़ारा बहुत खूबसूरत लगा। क्योंकि उनकी जो बेटी है वो बड़ी छोटी है ना, हाइट में बड़ी, तो उन्होंने वो नज़ारा अपनी बेटी को दिखाने के लिए उसे गोद में उठाया और उठा करके फिर वो पूरा नज़ारा दिखाया। तो एक बड़ा ही खूबसूरत लम्हा था वो भी। और फिर उसके बाद में उन्होंने महल के जो दूसरे हिस्से हैं, चाहे वो हम बात करें 27 कचेरी हो गया, शीश महल हो गया, मानसिंह महल, बारादरी, सुख निवास, उन सभी में जो है अवलोकन करते हुए देखते हुए और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से तारीफ करते हुए फिर वो बाहर की तरफ आए। जी। आमिर फोर्ट के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जयपुर में आयोजित एक बिजनेस समिट में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर खुलकर बात की। वहीं इस समिट को संबोधित करते हुए जेडी वेंस ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक टफ नेगोशिएटर बताया। President Trump and I know that Prime Minister Modi is a tough negotiator. He drives a hard bargain. It's one of the reasons why we respect him. Yesterday, after we had dinner at the Prime Minister's house, the food was so good and the Prime Minister was so kind to our 3 children that Ewan came up to me afterwards and he said, "Dad, you know, I think maybe I could live in India." But I think after about 90 minutes in the Jaipur Sun today at the Great Palace, he suggested that maybe we should move to England. जयपुर के दौरे के बाद जेडी वेंस परिवार के साथ कल आगरा दौरे पर जाएंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए आगरा में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जयपुर से अमित भारद्वाज और देवांकुर वधावन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कैलाश मानसरोवर यात्रा की जिससे जुड़ी एक गुड न्यूज आई है शिव भक्तों के लिए। 30 जून से मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। करीब 2.5 महीने बाद ये धार्मिक यात्रा शुरू होने जा रही है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद ये यात्रा अब एक बार फिर से शुरू होने वाली है, जिसमें इस बार कुल 250 श्रद्धालु शामिल होंगे, जिसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। और ये यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के रास्ते चीन के तिब्बत क्षेत्र में मौजूद कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक जाएगी। देवा अधिदेव महादेव के अनन्य भक्तों के 5 साल लंबे इंतजार पर आखिरकार विराम लगने जा रहा है। साल 2020 से बंद पड़ी कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल 30 जून को शुरू हो जाएगी। 5 साल बाद एक बार फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत होने वाली है। विदेश मंत्रालय ने चीन के साथ बातचीत करके समझौता किया और इस यात्रा को दोबारा शुरू करने का शेड्यूल भी तय कर दिया। अब ये घोषणा की गई है कि 30 जून से कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोबारा होगी। आपको बता दें कि 2019 के बाद से ये यात्रा बंद थी। भारत और चीन में सुधरते रिश्तों के बीच जनवरी में चीन ने इस धार्मिक यात्रा को मंजूरी दी थी, जिसके बाद से भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस यात्रा से जुड़ी योजना को अमली जामा पहचाने के लिए बैठकों का दौर जारी था। इसी सिलसिले में कल भी दिल्ली में विदेश मंत्रालय में कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद यात्रा के मार्ग और योजना को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो गयी। सोमवार को विदेश मंत्रालय ने एक बैठक की, जिसमें इस यात्रा की दोबारा शुरुआत को लेकर और इसके शेड्यूल को लेकर चर्चा की गई। और इसमें ये बताया गया कि 5 जत्थों में 50-50 यात्रियों को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रजिस्टर किया जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड सरकार और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत एक बार फिर से हो रही है। करीब 2 महीने के अंदर भोलेनाथ के निवास पर अपनी उपस्थिति करवाने के इच्छुक भारतीय अब कैलाश पर्वत तक जा सकेंगे।
30 जून को शुरू होने जा रही कैलाश मानसरोवर यात्रा का आरंभ दिल्ली से होगा, जिसमें महादेव के 250 अनन्य भक्त शामिल होंगे। इन्हें 5 अलग अलग दल में बांटा गया है, यानी एक यात्री दल में 50 श्रद्धालु होंगे। दिल्ली से कैलाश मानसरोवर पर्वत तक यात्रा 22 दिनों तक होगी। इस यात्रा में शामिल भोलेनाथ के भक्तों का पहला दल लिपुलेख दर्रे से होते हुए चीन में दाखिल होगा, जबकि अंतिम दल 22 अगस्त को चीन से भारत के लिए प्रस्थान करेगा। हर दल दिल्ली से चलकर टनकपुर और धारचूला में एक रात बिताएगा। इसके बाद ये दल गुंजी और नाभीगढ़ में 2-2 रातों के लिए ठहरेगा। गुंजी और नाभीगढ़ में 2-2 रात बिताने के बाद दल 5वें दिन चीन के तकलाकोट में प्रवेश करेगा। चीन से वापसी पर हर दल पिथौरागढ़ जिले के बूंदी, चौकोड़ी और अल्मोड़ा में एक रात बिताने के बाद वापस दिल्ली पहुंचेगा। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान है। जैन धर्म में भी कैलाश मानसरोवर पर्वत का महत्व किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। जैनियों में ये मान्यता है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ को यहीं से मोक्ष हासिल हुआ था। हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए बहुत अहमियत रखने वाली ये धार्मिक यात्रा पहले कोरोना महामारी और फिर गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प की वजह से 5 साल तक बंद रही। इस बीच कूटनीतिक खींचतान में हावी होने के लिए चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को अपना हथियार बनाकर उस पर रोक लगा दी थी। दरअसल कैलाश और मानसरोवर झील चीन के तिब्बत क्षेत्र में है। यही वजह है कि इस धार्मिक यात्रा के लिए चीन से उनकी सहमति जरूरी है। अब भारत की कूटनीति की वजह से चीन के साथ संबंधों में गर्मजोशी बढ़ रही है। पहले 2020 में कोविड की वजह से इस यात्रा में रुकावट आई और उसके बाद गलवान में खूनी संघर्ष के बाद से भारत और चीन के रिश्तों में जो तनाव आया, उसकी वजह से इस यात्रा को दोबारा शुरू नहीं किया जा सका था। लेकिन अब अक्टूबर 2024 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ साथ LAC पर कई और मुद्दों पर तनाव को कम करने की बात कही। डिसएंगेजमेंट हुआ और लगातार कई दौर की बातचीत के बाद ये समझौता हुआ कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी दोबारा शुरू किया जाएगा और अब ये यात्रा 30 जून से शुरू हो जाएगी। पहले भी विदेश मंत्रालय की तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर के बीच आयोजित करवाई जाती थी, जिसको पूरा करने में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगता था। 3 अलग अलग रास्तों से कैलाश मानसरोवर यात्रा की जा सकती है। इन तीनों रूट पर पहले कम से कम 21 और अधिकतम 24 दिन का समय लगता है। पहला मार्ग उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा से होकर जाता है। ये 65 किलोमीटर की यात्रा है। दूसरा मार्ग सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर जाता है। 802 किलोमीटर की ये यात्रा है। और बात अर्थ आवर की, जो लोगों का ध्यान ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की ओर खींचने के लिए मनाया जाता है। आज रात 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइट्स ऑफ कर दी जाएंगी। हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर के करोड़ों लोग 1 घंटे के लिए अपनी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की तरफ से साल 2007 में पहली बार अर्थ आवर अभियान की शुरुआत की गई थी। तब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसका आगाज हुआ था। तब शुरू हुआ अभियान 190 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुका है, यानी कि बीते समय के साथ अर्थ आवर एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। अब आपको अयोध्या धाम लिए चलते हैं, जहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण अब अपने अंतिम चरण में है। विशाल और 161 फीट ऊंचे शिखर पर कलश की स्थापना हो चुकी है और अब इंतजार उस पल का है जब रामलला का ये दरबार पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तेज रफ्तार। बहुत जल्द तैयार हो जाएगा विशाल राम दरबार। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण अब कुछ ही महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। विशाल मंदिर में 161 फीट की ऊंचाई पर कलश की स्थापना हो चुकी है। मंदिर परिसर में दिन रात काम चल रहा है और ज्यादातर काम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है।
भिन्न भिन्न जो छोटे मंदिर बनने हैं यानी परकोटा के अंतर्गत वह लगातार निर्माण हो रहे हैं। आज जो है आप देखिए किस प्रकार से उस पर शिखर पर जो है कलश भी स्थापित हो गया है, यानी 161 फुट ऊंचे शिखर पर जो है मंदिर के शिखर पर जो है कलश का स्थापना। इसके बाद फिर चाहे वो दुर्गा मंदिर हो, चाहे वो शिव परिवार का मंदिर हो, चाहे वो ऋषियों का मंदिर हो, सप्त ऋषियों का मंदिर, इन सारे मंदिरों का निर्माण जो है लगातार तीव्रता से हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जून के महीने तक मंदिर परिसर में सभी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कर ली जाएगी, यानी 2 महीने बाद राम मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को रामलला के दर्शन के साथ ही राम दरबार और रामायण के तमाम प्रसंगों से जुड़ी खास कलाकृतियों को देखने का मौका मिलेगा। अन्य जो मठ मंदिर बनने हैं अंदर जो परिसर है संपूर्ण, उसमें 18 के आसपास जो मंदिर बनने हैं वह लगभग पूर्णता की ओर हैं। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई कि जून माह तक जो है इसकी सारे की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और भगवान श्री रामलला के अलावा ये जो परिवार है, यानी चाहे वो रामचरितमानस से जुड़े हुए ऋषिगण हो, चाहे वह केवट हो, चाहे वह जो है सबरी हो, चाहे वह जो है माता अनसुईया हो, चाहे वह जो है देवी देवताओं का हो, ये सारे जो है मठ मंदिर जो है अपनी तीव्रता की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी प्राण प्रतिष्ठा जून में संभावित है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रोजाना लाखों की संख्या में भक्त अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए आ रहे हैं। एक तरफ दर्शन का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब जून महीने तक निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अयोध्या के इस भव्य राम मंदिर की एक और दिव्य छटा भक्तों को देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको बाबा बैद्यनाथ के धाम लिए चलते हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं में निरंतर इजाफा हो रहा है। अब बाबा के धाम में श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं मिल सके, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। बाबा बैद्यनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को भरपेट खाना मिल सके, इसके लिए भी विशेष तैयारी की गई है और बहुत ही जल्द श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में भरपेट भोजन मंदिर परिसर में ही मिलेगा। ये देवाधिदेव महादेव का दिव्य दरबार है। माना जाता है यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये बाबा बैद्यनाथ का धाम है, जहाँ देश के कोने कोने से रोजाना हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब बाबा बैद्यनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित बाबा बलियासे की ओर से श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में भरपेट भोजन कराने की परंपरा शुरू की गई है। हमारे बाबूजी एक गरीब किसान थे और वो सदा गरीबों के बीच रहे। आज उनके देहांत का स्वर्गवास का 1 महीना हुआ है और उन्हीं की याद में यह स्वस्थ भोजन मिले आदमी को और वो अच्छा खा सके, इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयत्न किया है। 5 रुपया में एक पेट आप भोजन कर लीजिए, रोज 1 बजे आए और 1:30 बजे तक ये कार्यक्रम चालू है। खास बात है कि इस अन्नपूर्णा भोजनालय में श्रद्धालुओं को महज 5 रुपए में रोजाना भोजन कराया जा रहा है। निश्चित तौर पर बाबा के धाम में इस अनूठी पहल से दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिल रही है। तो हमारे सेवी बाबा बलियासे 5 रुपया में भरी पेट खाना खिला रही है। खाया खाना एकदम, खाना खाने में मन खुश हो गया। 5 रुपया में भरी पेट खाया एकदम, खाना दिल खुश हो गया। खाना एकदम 1 नंबर। इसके साथ ही बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं को तेज धूप और भीषण गर्मी से बचाने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से शेड और पंडाल भी लगाया गया है। खास बात है कि श्रद्धालुओं की लंबी लाइनों को ध्यान में रखते हुए इस पंडाल को उसी के अनुरूप लगाया गया है, जिससे दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को धूप और गर्मी से राहत दिलाई जा सके। श्रद्धालुओं को देखते हुए ये बहुत ही राहत है और जिला प्रशासन श्रद्धालु को सुविधा के लिए हर तत्पर तैयार रहता है और इन्होंने ये सेट दे दिया है, जिससे हम पंडाओं और अनुष्ठान करने के वाले का काफी राहत होता है। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, अभी तो जल्दी दर्शन हो जाते हैं, एकदम सुविधा तो बहुत अच्छा है
और पंडाल सब भी लगा है। अभी धूप ज़्यादा है, इसी कारण ये राहत मिलता है थोड़ा छाँव का। और यहाँ तो देश के लोग हो या विदेश के लोग सभी लोग यहाँ पर आते हैं, तो श्रद्धा के कारण बहुत लोगों को गर्मी कम ही आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था किया है। जाहिर है बाबा बैद्यनाथ के इस पावन धाम में पूरे साल श्रद्धालुओं की आमद निरंतर जारी रहती है। ऐसे में श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकें, इसको लेकर बाबा के धाम में मंदिर प्रशासन और पुरोहितों की ओर से तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।